गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे टू वे टू अवॉइड इट, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो टू वे टू अवॉइड इट, फर्स्ट फाइनल आउटपुट मेथड, सेकंड वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पहले फाइनल आउटपुट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड only final goods and service are to be considered in the estimation of GDP। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अगर अवॉइड करना है तो इसके लिए ओनली क्या करना चाहिए, फाइनल गुड्स और सर्विस की ही वैल्यू को जीडीपी एस्टिमेशन में इंक्लूड करना चाहिए। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको जीडीपी एस्टिमेशन में कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या है। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड विच आर रेडी फॉर यूज फॉर देयर फाइनल यूजर हु मे बी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। फाइनल गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी हैं, फाइनल यूज के लिए रेडी हैं और उसका फाइनल जो यूज है वो कंज्यूमर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा यूज उसे किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स जो वो होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज दीज आर विद इन द बाउंड्री लाइन, क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती हैं, यानी कि इन गुड्स से और कुछ भी तैयार किया जाएगा तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। एंड आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, फाइनल यूजर्स के लिए रेडी नहीं है। इन द अबव एग्जाम्पल द ब्रेड सोल्ड टू द कंज्यूमर इज ए फाइनल गुड। अगर जो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल किया था कि लास्ट में जो ब्रेड होती है शॉपकीपर उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है कंज्यूमर को, तो वो क्या है, फाइनल गुड है। ठीक है, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, ब्रेड की वैल्यू ही हमें क्या करनी चाहिए, जीडीपी एस्टिमेशन में इंक्लूड करनी चाहिए। यानी कि जो व्हीट की और फ्लोर मिल की है और उसके बाद जो बेकर था, ठीक है, उन्हें जो वैल्यू ऐड की है, उन्होंने जो सेल किया है उसको ऐड करने की बजाय हम क्या करें, लास्ट में जो फाइनली वो गुड सेल होती, कितने में सेल होती है, शॉपकीपर ने लास्ट में उस ब्रेड को 900 में सेल किया, तो फाइनली वो कितने में 900 में सेल हुई है, तो ये क्या है, फाइनल गुड। कंज्यूमर ने परचेज की है तो फाइनली अब उसको क्या किया जाएगा, उसका कंजप्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ओनली जीडीपी एस्टिमेशन में फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को ऐड करना चाहिए। सेकेंड मेथड जो है वो है वैल्यू एडिड मेथड, कि कैसे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि जिसने जितनी वैल्यू ऐड की है, जैसे पहले फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की थी, 400, उसके बाद फ्लोर मिल ने 200, फिर बेकर ने 200 और शॉपकीपर ने कितनी की थी, 100। ठीक है, एवरेज स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हो रही थी गुड के अंदर, तो उस वैल्यू को ही हम क्या करें, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ले, तो आंसर कितना आएगा, 900 ही आएगा। और वहाँ पे जब हम फाइनल आउटपुट मेथड करते हैं तो उसमें हमने ये कहा था कि फाइनली जो गुड्स लास्ट में कंज्यूमर के पास, फाइनल यूजर के पास पहुँच रही है, तो फाइनल में जो वैल्यू है उसी को हम ले, फाइनल गुड्स की उसी वैल्यू को, तो वो कौन सा मेथड हो जाता है, फाइनल आउटपुट मेथड हो जाता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, एवरेज स्टेज पर हम ये देख रहे हैं कि गुड्स की कितनी वैल्यू ऐड होती जा रही है, तो उस वैल्यू को लें हम। ठीक है, ना कि हम जैसे कि उसने फार्मर ने 400 में व्हीट सेल किया था, बेकर ने फ्लोर मिल ने 600 में किया था। ठीक है, तो हमें 600 नहीं लेना है, हमें ये देखना है कि उसने 400 में व्हीट लेकर कितने में उसने क्या किया है, सेल किया है 600 में, और तो उसने वैल्यू कितनी ऐड की उसके अंदर, तो 200 वैल्यू ऐड की है, तो जितनी वो वैल्यू ऐड कर रहा है उस वैल्यू को ही हम लें नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। जैसे यहाँ पे गिवन होगा, According to this method, some total value added by all the producing unit within the domestic territory of a country is to be considered in the estimation of GDP। इस वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल वैल्यू जो ऐड की गई है सभी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उनके द्वारा, उसी जो उन्होंने वैल्यू ऐड की है उसी वैल्यू के को हम क्या करें, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में लें। ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था, तो उसमें देखो फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की थी, 400, फिर फ्लोर मिल ने 200, बेकर ने 200 और शॉपकीपर ने 100, तो टोटल कितनी वो होगी इसकी है, 900। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एग्जांपल गिवन है
वैल्यू एडिड मेथड का। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, वैल्यू एडिड मेथड बाय द फर्म ए एंड बी, और सेकंड आपको सोल्व करना है ग्रोस वैल्यू एडिड और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो ये आइटम्स यहाँ पे गिवन है बेटा। तो ए फर्म की वैल्यू एडिड और बी फर्म की हम अलग अलग निकालेंगे, दोनों ने कितनी वैल्यू एडिड मतलब की हैं, तो दोनों फर्म का अलग अलग ये क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आइटम्स गिवन है बेटा, यहाँ तक आपके पास आइटम्स गिवन है। फिर हम देखते हैं वैल्यू एडिड बाय द फर्म ए। फर्म ए ने कितनी वैल्यू एडिड की है, तो इसमें हम देखेंगे कि सेल बाय द फर्म कि फर्म ए ने कितना सेल किया है फर्स्ट आइटम में। ठीक है, फिर है परचेज फ्रॉम द फर्म बी बाय ए, बी फर्म ने ए से कितना परचेज किया है, वो हम क्या करेंगे, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, उसको हम, क्योंकि अगर ए फर्म ने बी से परचेज किया है तो इसका मीनिंग क्या है बेटा कि अगर उसने बी से लिया है तो इंटरमीडिएट गुड्स परचेज की है, तो इसका मीनिंग उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, फिर है चेंज इन स्टॉक, तो ए का ही हम निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में हम ए का ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ठीक है, ए फर्म का, जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है ए फर्म का और ये है ओपनिंग स्टॉक ए फर्म का, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। देखो वैल्यू एडिड मेथड में हमने फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और माइनस में हमने किया था इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला था हमने, सेल प्लस में हमने किया था चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल कितनी है फर्म ए की, जो भी गिवन हमें, फिर इसमें हम प्लस कर दे चेंज इन स्टॉक और माइनस कर दे इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब जो ए फर्म ने बी से परचेज किया है, तो बी से कुछ भी कोई भी चीज़ परचेज करेगी तो उसमें कुछ चेंज करके उसको आगे वो सेल करेगी। ठीक है, तो बी फर्म से परचेज करने का मीनिंग क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स कहाँ से लिए हैं उसने, बी फर्म से लिए, ये इसे इंटरमीडिएट कंजप्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका ए फर्म का वैल्यू एडिड आ जाएगा। वैसे ही हम बी फर्म का निकालेंगे कि बी फर्म की सेल कितनी है। ठीक है, फिर बी फर्म का चेंज इन स्टॉक प्लस कर देंगे और बी फर्म ने ए फर्म से कितना लिया है। ठीक है, जो बी फर्म ए फर्म से जो परचेज करेगी वो क्या होता है, उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें था कि हमें ग्रोस वैल्यू एडिड या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना था। ये यहाँ पे जो हमारे पास आया, ये हमारे पास आया है दोनों फर्म का अगर हम ऐड कर देंगे तो जीडीपी आ जाएगी हमारे पास मार्केट प्राइस पे। ठीक है, जीडीपी आ जाएगी हमारे पास मार्केट प्राइस पे, और हमें सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, फैक्टर कॉस्ट पे इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, तो इसको हम क्या करें, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें। नेट इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे होंगे, जो भी है, सब्सिडी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रोस वैल्यू एडिड या जीडीपी आ जाएगी हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पे। ए फर्म की कितनी वैल्यू एड की है, ए फर्म का वैल्यू एडिड प्लस में बी फर्म का वैल्यू एडिड, और माइनस में कर दें इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें। अगर सब्सिडी गिवन होती तो सब्सिडी हम क्या कर देते बेटा, इसमें प्लस कर देते। अब सब्सिडी नहीं है, ओनली इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और गिवन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर को हम का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको हम प्लस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या करें, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है उसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये तीनों सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, तीनों का क्या दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है। तो इसको हम मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या करें, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स जो है उसको हम माइनस कर दे, तो हमारे पास आ जाता है ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, या हमारे पास आ गई है जीडीपी मार्केट प्राइस पे। सिंपल सी चीज़ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस।
अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम बेटा मैं आपको बता रही, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास हमने क्या आया अभी, GDP, मार्केट प्राइस पे हमने कैलकुलेट कर ली, ये यहाँ पे कितनी आती है 750 लाख। ठीक है, अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम यानी कि NNP फैक्टर कॉस्ट। देखो यहाँ पे बेटा G है, ग्रोस है, और यहाँ पे N है, नेट है। तो ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, डेप्रीशिएशन का। तो GDP में से ये जो मार्केट प्राइस पे, इसमें से हम क्या करें, डेप्रीशिएशन जो है वो माइनस कर दें। ठीक है, या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल सेक्टर, जो आपका ये फोर्थ पॉइंट दे रखा है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है। ठीक है, इसको हम क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें। फिर ये D है, यहाँ पे डोमेस्टिक, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, नेट। GDP मार्केट प्राइस, NNP फैक्टर कॉस्ट। मैंने ग्रोस का नेट का डिफरेंस बता दिया, डेप्रीशिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, G N में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे D है डोमेस्टिक, यहाँ पे नेशनल है। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस किसका होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड का। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, GDP मार्केट प्राइस और NNP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मैं डोमेस्टिक और नेशनल का बता रही थी। तो इसमें क्या करें, फैक्टर इनकम रिसीव बाय द रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी जो कंट्री के रेजिडेंट हैं उन्होंने जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो इनकम अर्न की है उसको हम क्या करें, प्लस कर दें। और जो फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट्स, जो हमारी कंट्री ने नॉन रेजिडेंट्स यानी कि दूसरी कंट्री के जो लोगों को इनकम पेड की है उसको हम क्या कर दें बेटा, माइनस कर दें। ठीक है, अब बात आती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स आपको माइनस करने हैं और सब्सिडी क्या करनी है, प्लस करनी है। तो मार्केट कॉस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फैक्टर कॉस्ट में इनकम। मार्केट प्राइस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखोगे तो क्या किया गया है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, माइनस कर दिया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रीशिएशन, माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस में सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ गए हम। और फैक्टर इनकम रिसीव बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो हमने प्लस की है, और जो हमने पेड की है नॉन रेजिडेंट्स यानी कि दूसरी कंट्री के लोगों को वो हमने क्या कर दी है, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट पे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है बेटा बुक में एक्सरसाइज के लिए, तो वहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट होता है तो उसके बारे में डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सेकंड मेथड, यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड मेथड नहीं है बेटा, ये सेकंड मेथड हमारा इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड या पेमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर मैंने आपको बता रखे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनको जो इनकम होती है, लैंड को जैसे रेंट दिया जाता है, लेबर को जैसे वेजेस मिलती हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। तो इन चारों की जो इनकम को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी इनकम मेथड पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ गिवन है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स यानी कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर को जो पेमेंट की जाती है, जैसे लेबर को होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलता है, लैंड के ऊपर रेंट होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। इन चारों की इनकम को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है। ठीक है,
और ये जो हम चारों की इनकम को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम आएगी। अगर हमें क्या करनी है, नेशनल इनकम बनाना है इसको, तो डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर इनकम, ये वही चीज़ है कि फैक्टर इनकम क्या होती है। तो अभी जो प्रोडक्शन के फैक्टर को उनकी सर्विस के बदले में जो रिवार्ड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम अर्न बाय द पर्सन एज ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस। ठीक है, अपनी फैक्टर सर्विस देके उन्हें जो रिवार्ड मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम कहेंगे। इट मे बी फॉर्म इन वेजेज, सैलरी फॉर हिज लेबर, रेंट फॉर हिज लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अर्न इनकम, जो अर्न की जाती है यानी कि अपनी फैक्टर सर्विस देके जो इनकम अर्न की जाती है उसी को हम फैक्टर इनकम कहेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज़ नॉट अर्न, यानी कि जो ट्रांसफ़र इनकम होती है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, रिसीव बाय द सीनियर सिटीजन इज़ नॉट देयर अर्न इनकम। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ओल्ड एज पेंशन दी जाती है सीनियर सिटीजन को, तो इसके बदले में वो कोई वर्क नहीं करते गवर्नमेंट के लिए, तो इसे हम अर्न इनकम नहीं कह सकते, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये ओनली क्या है, ट्रांसफर रिसिप्ट है या ट्रांसफर पेमेंट होती है। ठीक है, दीज आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम की टाइप्स हैं, तो सबसे पहले देखो लेबर जो होता है उसको दिया जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हो सकता है वेजेज एंड सैलरी इन कैश, जो उसको वेजेज या सैलरी दी जाती है कैश के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। पेमेंट इन काइंड, जैसे इट रेफर टू बेनिफिट इन काइंड, जैसे लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, जैसे क्वार्टर वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं रहने के लिए, तो ये भी क्या है एक तरीके से पेमेंट इन काइंड यानी कि उसकी लेबर की सैलरी का पार्ट माना जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी यानी कि जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ही हम नेशनल इनकम में लेंगे। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर्स की जगह क्या आ जाए, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी है, तो इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी की तरफ से उन्हें क्या है, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। जब एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो खुद अपनी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड मतलब दे रहा है, तो उस टाइम पे उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से या उसे मिल रहा है तब उसको क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस होगा, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी नहीं होगा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। ठीक है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम जो पेंशन, ठीक है, टू स्पेसिफिक इट डज नॉट रेफर टू द ओल्ड एज पेंशन, ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है बेटा, इट ओनली रेफर टू पेंशन पेमेंट एज ए पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो पेंशन और रिटायरमेंट को भी हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो पेंशन दी जाती है ये भी क्या होती है बेटा, जब जॉब करता है उस टाइम पे बंदे की जो सैलरी होती है उसमें से कुछ सैलरी कट कर ली जाती है। ठीक है, तो बाद में रिटायरमेंट के बाद उसे क्या है, पेंशन दी जाती है, तो ये भी क्या है, उसकी सैलरी का ही एक पार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको चार जो चीज़ें देखी होंगी, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इन चारों को प्लस कर देंगे तो बेटा हमारे पास बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये हो गया कि लेबर को क्या दिया जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह ये चार पार्ट भी गिवन हो सकते हैं, इनमें से कोई दो पार्ट भी गिवन हो सकता है और कोई वन पार्ट भी गिवन हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मान लो क्वेश्चन में ना तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, ना वेजेस एंड सैलरी है,
ओनली क्या गिवन है, पेमेंट इन काइंड। जरूरी नहीं कि पूरी आपको सभी वैल्यू क्या मिली आपको गिवन हो, पेमेंट इन काइंड गिवन है तो इसका मतलब क्या है, वो एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, तो नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर हम बात करें, इट रेफर टू इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम, यानी कि हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, और ये मान लो कि साथ में क्या है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी गिवन है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस को ही हम क्या कर लेंगे, नेशनल इनकम में ऐड कर लेंगे। अलग से इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों किस में, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है, पहले से ही इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें फिर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है आगे 3 पार्ट में। डिविडेंड, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी में, उनको जो पार्ट प्रॉफिट का दिया जाता है वो डिविडेंड्स में आ जाएगा। कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय ऑफ ए प्रॉफिट टैक्स, जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट टैक्स के रूप में पेड किया जाता है उसे हम कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स कहेंगे। और थर्ड है अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, यानी कि जो कंपनी के पास रह जाता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, उसे हम कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव सेविंग भी इसे कहा जाता है। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, डिविडेंड, कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप प्रॉफिट ले लो, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है और इन मतलब ये जो डिविडेंड या कॉरपोरेशन टैक्स या अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का कोई भी पार्ट गिवन है आपको, तीनों में से तीनों गिवन है तो तीनों को प्लस कर लेंगे, अगर 2 गिवन है तो 2 को प्लस कर लेंगे, ओनली 1 गिवन है तो 1 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो, अगर प्रॉफिट गिवन है और इनमें से अगर कोई पार्ट गिवन है तो हम ओनली प्रॉफिट को ही इंक्लूड करेंगे, और प्रॉफिट की जगह भी क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो हम प्रॉफिट को भी नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइज। मिक्स इनकम में बेटा जब जो इन्वेस्टर जो होता है कि वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यानी कि खुद ही एज ए लेबर, लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ओन लेबर यूज कर रहा है, ओन लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यूज कर रहा है, तो उसकी इनकम को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इनकम कहेंगे। क्योंकि इस टाइम पे वेजेज, लेबर की जो वेजेज अलग करना क्या होता है, मुश्किल होता है, कितना लैंड पे रेंट दिया जाए, कितनी कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाए और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, इस इनकम को हम अलग नहीं कर पाते। दीज इनकम आर मिक्सचर और वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम कहते हैं। सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर्ड और परचेज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से हायर और परचेज नहीं किए जाते, इसलिए अलग से इनकी इनकम को कैलकुलेट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए इन तीनों को ही हम इकट्ठा, मतलब सभी को हम मिक्स इनकम में इंक्लूड कर लेंगे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये इनकम मिक्स इनकम हो जाएगी उसकी। ठीक है, जब मिक्स इनकम कब होती है, जब एंटरप्रेन्योर या जो इन्वेस्टर है वो बाहर से कोई भी इनपुट्स नहीं परचेज कर रहा, वो अपने इनपुट्स यूज कर रहा, फैक्टर प्रोडक्शन के जो फैक्टर है वो ओन इनपुट्स यूज करें। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि हम उस इनकम को अलग नहीं कर पाते, यानी कि वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में डिवाइड नहीं कर पाते, इसलिए इस इनकम को क्या कहा जाएगा, मिक्स्ड इनकम कहा जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को हम प्लस कर दें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस में मिक्स्ड इनकम, तो हमारे पास आ जाएगी NDP फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, तो NDP फैक्टर कॉस्ट पे, और इसमें हम प्लस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड। ठीक है,
तो हमारे पास आ जाएगी NNP फैक्टर कॉस्ट पे, और यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड था। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। 2 मेथड आपके कंप्लीट होते हैं। आगे इसमें जो प्रिकॉशन है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।